हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जुडिशरी प्रेप हब। हम कर रहे हैं अपने जेडीए जेल एग्जाम की तैयारी, जिसमें हम जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट 1982 को कवर कर रहे हैं। अभी तक मैंने चैप्टर 6 तक कवर करवा दिया है। ठीक है, इस वीडियो को कंप्लीट होने के बाद आप चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 6 तक के जितने भी वीडियोस मैंने बनाकर डाली आप उसको जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, देखिए मैं आपको अभी क्लियर कर देती हूँ। जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, लास्ट तक इस वीडियो को देखना। ठीक है, क्योंकि आप बहुत कॉन्फिडेंट फील करेंगे, आपको समझ आ जाएगा कि कितना इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट हमने कवर किया और कितना सिंप्लीफाई तरीके से। मेरा पढ़ाने का पैटर्न सिर्फ यही है कि जितना ज्यादा इजी हो सके मैं उतना ही इजी हर एक्ट को करने का ट्राई करती हूँ। ठीक है, अब जैसे कि आप देख पाएंगे तो जितने भी जितने भी इसमें सेक्शंस हैं, आप देखेंगे कि मैंने इनको इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेजेस में लिखा है। ठीक है, देखिए इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेजेस में मैंने नोट्स बनाए हैं और हर सेक्शन के साथ, ठीक है, उसके एमसीक्यूज लिखे हैं। अगर आप मेरी पहले की वीडियोस देखेंगे उसमें भी मैंने यही पैटर्न फॉलो किया है। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब देखिए सेक्शन 38 क्या बात करता है कि जो भी हमारी परियोजनाएं हैं, जो भी योजनाएं हैं, ठीक है, प्रोजेक्ट एंड स्कीम्स है, उनका निर्माण कैसे होगा, उनकी विषय वस्तु क्या रहेगी। ठीक है, ये उसके बारे में बात करता है। तो इसका सबसेक्शन 1 क्या कहता है? सबसेक्शन 1 बेसिकली कहता है कि सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट और एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, जो भी कोई अगर और भी लॉ है, ठीक है, इस एक्ट के साथ साथ अभी जिस टाइम ये एक्ट एनफोर्स में है, ठीक है, तो उसके प्रोविजंस हैं जो, ठीक है, उसके अधीन रहते हुए ये जो अथॉरिटी है फॉर इम्प्लीमेंटिंग प्रपोजल्स ऑफ एनी प्लान मे मेक प्रोजेक्ट्स एंड स्कीम्स फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ जयपुर रीजन और एनी पार्ट ऑफ इट। अब देखिए हमने यहाँ पे वर्ड पढ़ा इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ जयपुर रीजन। ठीक है, तो जयपुर रीजन की एक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट के लिए, ठीक है, अब क्या है, वो प्रोजेक्ट और स्कीम बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे कि जो अथॉरिटी है, आप मार्क करके ये वर्ड लिख लेना कि अथॉरिटी जो है, जो कोई भी प्लान है, ठीक है, उसके प्रपोजल है, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए कोई भी प्रोजेक्ट और स्कीम बना सकती है। बेसिकली किसी प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए अगर कोई प्रोजेक्ट एंड स्कीम बनानी पड़ रही है तो वो बना सकती है, क्योंकि इससे एक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट हो रहा है जयपुर रीजन का। अगर आप सेक्शन 17 देखेंगे तो सॉरी सेक्शन 16 देखेंगे तो उसमें लिखा है कि जो जेडीए है, जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिसके अंदर फंक्शन की बात की गई है, उसका सबसेक्शन 1 का ए में यही बात की गई है कि इंटीग्रेटेड, उसके सबसेक्शन 1 में यही बात की गई है कि अथॉरिटी का मेन ऑब्जेक्ट क्या है, सिक्योर करना इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ जयपुर रीजन। ठीक है, प्राधिकरण का क्या मुख्य उद्देश्य है कि जयपुर रीजन का एकीकृत विकास करना है ना, और उसी प्रयोजन के लिए जो प्राधिकरण है वो ये सब काम कर सकती है। तो यहाँ पे जो लिखा है ना, मेकिंग एंड कंटेंट ऑफ प्रोजेक्ट एंड स्कीम, ये प्रोजेक्ट एंड स्कीम की बात सेक्शन 16 में भी की गई है। ठीक है, अगर आप देखेंगे सेक्शन 16 का सबसेक्शन बी, उसमें क्या बोला है कि आप फॉर्मुलेट कर सकते हैं और सैंक्शन भी किया जा सकता है प्रोजेक्ट एंड स्कीम को जयपुर रीजन के डेवलपमेंट के लिए। और ये जो प्रोजेक्ट एंड स्कीम है, इसकी एग्जीक्यूशन जयपुर अथॉरिटी खुद भी कर सकती है, करवा भी सकती है। ठीक है, मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि जो सेक्शन 38 में बात कर रहे हैं, मेकिंग एंड कंटेंट्स ऑफ प्रोजेक्ट एंड स्कीम, इसकी बात ऑलरेडी सेक्शन 16 में हो चुकी है। ठीक है, अब देखिए क्या लिखा है कि कोई भी प्रोजेक्ट और स्कीम बना सकते हैं इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ जयपुर रीजन के लिए। ठीक है, किसी भी प्लान को इम्प्लीमेंट करना है, प्लान का कोई भी प्रपोजल है उसको इम्प्लीमेंट करना है। तो अब सबसेक्शन 2 ये कहता है जो प्रोजेक्ट और स्कीम है, अब उसके अंदर क्या चीजें होंगी। तो देखिए इसके अंदर अगर आप देखेंगे, अगर आप सेक्शन 38 का सबसेक्शन 2 जो बात कर रहा है कि प्रोजेक्ट और स्कीम के अंदर ये चीजें होंगी, तो आप देख पाएंगे कि टोटल कितने पॉइंट्स हैं, आप इसके सामने लिख लीजिएगा। ठीक है, इसके टोटल पॉइंट्स सबसेक्शन 2 में है 13। ठीक है, अब हम ये 13 पॉइंट एक एक करके पढ़ते हैं। मैंने जिस्ट लिखा है, ठीक है, सबसेक्शन जो है इसका सेकेंड, उसका जिस्ट लिखा है, जैसे कि क्या इंक्लूड कर रहे हैं परियोजना या योजना में, क्या विषय शामिल हो सकते हैं। तो क्या शामिल हो सकता है, वो मैटर जो कि सेक्शन 21 और 22 में दिए गए हैं मैटर। ठीक है, तो कौन से मैटर दिए गए हैं सेक्शन 21 और 22 में। तो सेक्शन 21 में क्या था कि आप सिविल सर्वे करा सकते हैं और एक मास्टर
डेवलपमेंट प्लान को प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो परियोजना या योजना में कौन से निम्नलिखित विषय शामिल है? एक तो जो 21 और 22 में दिए हैं। 21 में क्या था? मास्टर डेवलपमेंट प्लान, और 22 में क्या था? जोनल डेवलपमेंट प्लान। ये दो मैटर 21 और 22 में दिए गए थे। ठीक है, तो ये प्रोजेक्ट और जो स्कीम है उसमें क्या हो सकते हैं? इंक्लूड हो सकते हैं। परियोजना या योजना में ये विषय शामिल हो सकते हैं, मास्टर डेवलपमेंट प्लान वाला और जोनल डेवलपमेंट प्लान। मैं इसलिए रिपीट कर रही हूँ ताकि आपको भी याद हो जाए। फिर है एक्विजिशन, डेवलपमेंट, रिजर्वेशन, सेल और लीज ऑफ लैंड फॉर पब्लिक यूटिलिटीज लाइक रोड, पार्क्स, हॉस्पिटल। ठीक है, इन सब चीजों के लिए, इन सब के लिए भी काम कर सकते हैं। रीलेआउट, रीडेवलपमेंट, रीलोकेशन ऑफ पुअरली प्लान्ड एरियाज एंड स्लम्स। ठीक है, जो अव्यवस्थित क्षेत्र है या झुग्गियां हैं उनका पुनर्विकास करना या उनका स्थानांतरण कराना। ठीक है, या निम्न या जो अस्वस्थ भूमि है उसका सुधार करना। ठीक है, तो ये सब भी प्रोजेक्ट और स्कीम के तहत आएंगे। ये विषय भी उनमें आ सकते हैं। डेवलप करना जो कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, ट्रांसपोर्ट और मंडी एरियाज हैं, ठीक है, उनको डेवलप करना। ठीक है, तो पहला क्या हमने पढ़ा? 21 और 22 के जो मैटर्स है, डेवलपमेंट, मास्टर डेवलपमेंट प्लान और जोनल डेवलपमेंट प्लान। उसके बाद हमने पढ़ा एक्विजिशन और डेवलपमेंट करना, इन सब चीजों का मतलब पब्लिक यूटिलिटीज के बारे में पढ़ा। थर्ड हमने पढ़ा रीडेवलपमेंट, रीलोकेशन, इन सब के बारे में। चौथे में हमने पढ़ा डेवलपमेंट के बारे में। ठीक है, मंडी एरियाज, इन सब चीज की। फिफ्थ हमने पढ़ा डेवलपमेंट करना है, मोडिफिकेशन करना रोड्स का, स्ट्रीट्स का। ठीक है, जो इंक्लूड कर रहा है कि आप कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, डाइवर्जन कर सकते हैं, एक्सटेंशन। ठीक है, फिर हमने सिक्स्थ में पढ़ा कि रिकंस्ट्रक्शन करना प्लॉट्स का। ठीक है, बिल्डिंग के लिए। ठीक है, और रोड्स, जो भी रोड्स हैं, ड्रेनेज है, बिल्डिंग है, ठीक है, इनका रिकंस्ट्रक्शन। फिर है कंस्ट्रक्शन करना, ऑल्टर करना और रिमूवल करना बिल्डिंग का, ब्रिजेस का, स्ट्रक्चर का। ठीक है, बना भी सकते हैं, ऑल्टर भी कर सकते हैं और रिमूवल भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद है लाइटिंग एंड वाटर सप्लाई। ठीक है, इस विषय पे भी काम कर सकते हैं। फिर है प्रिजर्वेशन ऑफ हिस्टोरिकल, नेशनल इंपॉर्टेंस, नेचुरल ब्यूटी एंड रिलीजियस बिल्डिंग्स। ठीक है, इनको प्रिजर्व करना है। ठीक है, उसके बाद है रिजर्वेशन ऑफ लैंड फॉर हाउसिंग ऑफ SC ST बैकवर्ड एंड वीकर सेक्शन। अब देखिए कितना इम्पोर्टेंट, ये कितना इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, इसको मार्क कर लीजिए। सेक्शन 38 का, ठीक है, सेक्शन 38 का सबसेक्शन 2। ठीक है, पॉइंट नंबर 10, इसको आप इम्पोर्टेंट मार्क करो। क्यों? क्योंकि इसमें बात की गई है जो आपको पता होगा ना कि हम SC ST बैकवर्ड क्लास के लिए भी कुछ स्पेशल प्रोविजन बना सकते हैं। तो यहाँ पर लैंड को रिजर्व कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, कि हमें क्या करना है? आवास प्रदान करना है। तो उस हम इसलिए रिजर्वेशन कर रहे हैं लैंड का। अभी तक हमने रिजर्वेशन कॉन्स्टिट्यूशन में किस चीज के लिए पढ़ा था? एम्प्लॉयमेंट में या फिर रिजर्वेशन प्रमोशंस में। अब हम पढ़ रहे हैं रिजर्वेशन लैंड का कर रहे हैं, SC ST और बैकवर्ड और जो वीकर सेक्शन है, तो उनकी प्रोजेक्ट एंड स्कीम में ये भी चीजें शामिल हो सकती हैं। ठीक है, क्योंकि अभी हमें क्या करना है? हमें जयपुर जो एरिया है उसको डेवलप करना है। जयपुर एरिया को डेवलप कर रहे हैं तो हम कोई प्रोजेक्ट और स्कीम भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो JDA कोई प्रोजेक्ट और स्कीम भी निकाल सकते हैं, उस स्कीम के तहत वो इन लोगों को घर भी दे सकते हैं। ठीक है, रिजर्वेशन ऑफ लैंड। फिर है इम्पोजिशन ऑफ रेस्ट्रिक्शंस रिगार्डिंग ओपन स्पेस एंड देखिए जो मैंने यहाँ पे बात बोला, रिजर्वेशन ऑफ लैंड फॉर हाउसिंग ऑफ SC ST बैकवर्ड वीकर सेक्शन। आप देखते हैं ना कि जो सरकार होती हैं वो वो बनवाती हैं आवास वगैरह, है ना, तो उसी के लिए फिर यहाँ पे रिजर्वेशन हो रहा है लैंड का। फिर इम्पोजिशन ऑफ रेस्ट्रिक्शंस रिगार्डिंग ओपन स्पेस, इस बिल्डिंग साइज। ठीक है, फिर बताना कि ओपन स्पेस इतना रहेगा, बिल्डिंग का साइज ये रहेगा, हाइट इतनी, पार्किंग आपको इंस्टॉल करना है, वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम इन्वॉल्व करना है। ठीक है, तो इन सब चीजों की जो रेस्ट्रिक्शंस के रिगार्डिंग बात की गई है। फिर है सस्पेंशन ऑफ रूल्स और बाय लॉज फॉर प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्कीम। ठीक है, फिर स्कीम को हम प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट करा पाए, इसीलिए अगर कोई बाय लॉज है या रूल्स है तो उनका भी सस्पेंशन किया जा सकता है। फिर है इसका प्रोविजो 12 का कि ये जो योजना हटाने या अंतिम योजना लागू होने पर ये जो निलंबन है जो ये समाप्त हो जाएगा, और जैसे ही जो स्कीम है हमारी, ठीक है, वो कंप्लीट होती है तो फिर वो वापस जो हमने सस्पेंशन किया था रूल्स और बाय लॉज का, वो क्या होगी? वो दोबारा से इफेक्ट में आ जाएगी, उसका जो सस्पेंशन है वो समाप्त हो जाएगा। बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है ये।
ठीक है। उसके बाद 13वां क्या है, एनवायरमेंटल इम्प्रूवमेंट्स करना और अदर रिलेटेड वर्क। सो बेसिकली अगर आपके कोई भी प्रोजेक्ट एंड आप स्कीम्स लेकर आ रहे हैं, ठीक है, तो अथॉरिटी क्या कर सकती है, एक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट करने के लिए जयपुर रीजन की, ठीक है, प्रोजेक्ट और स्कीम्स को क्या कर सकती है, उसके लिए प्रोविजन बना सकती है। और ये प्रोजेक्ट और स्कीम बेसिकली इन मैटर्स पर बन सकते हैं। तो हमने पढ़ा जयपुर रीजन की इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट करने के लिए हम प्रोजेक्ट एंड स्कीम्स जो जेडीए है वो बना सकती है, और वो प्रोजेक्ट एंड जो स्कीम्स हैं वो किस मैटर पे काम करेगी, वो सेक्शन 2 में बताया कि इन 13 मैटर पे काम हो सकता है। ठीक है। उसके बाद हम पढ़ते हैं इसका सबसेक्शन 3। सबसेक्शन 3 क्या बोलता है, ड्राफ्ट स्कीम कंटेंट। ठीक है। तो सबसेक्शन 3 के अंदर बात की गई है जो ड्राफ्ट कैसा होगा, जो ये प्रोजेक्ट है और जो स्कीम है उसका क्या कंटेंट रहेगा, उसका क्या जो कंटेंट रहेगा। ठीक है। ड्राफ्ट, द ड्राफ्ट प्रोजेक्ट और स्कीम शैल कंटेन, तो क्या कंटेन करेगी, पहले एरिया, ओनरशिप एंड टेन्योर ऑफ ईच प्लॉट। ठीक है। जो प्लॉट है उसका एरिया, ठीक है, उस पर किसकी ओनरशिप है, ठीक है, टेन्योर कितना है, ये सब। फिर डिटेल्स ऑफ लैंड रिजर्व और अलॉटेड एंड इट्स यूज कंडीशन। फिर ये देखा जाएगा कि जो लैंड है उसकी डिटेल्स की, कितनी लैंड है, रिजर्व है, कितनी लैंड है जो उनको अलॉट किया गया है, कंडीशन क्या है। उसके बाद देखा जाएगा चेंजेस इन बाउंड्रीज ऑफ प्लॉट्स। ठीक है। फिर कितना जो है, जो ओरिजिनल प्लॉट है, ठीक है, जो उसकी बाउंड्रीज है उसको ऑल्टर करना है, नहीं करना है, या फिर एस्टिमेट कॉस्ट क्या रहेगी स्कीम की। ठीक है। अगर आप देखेंगे ई, तो यहाँ पे लिखा है अ फुल डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑल द डिटेल्स ऑफ द स्कीम। ठीक है। अंडर सबसेक्शन 2 में एज मे बी एप्लीकेबल। फिर है इसका एफ, फुल डिटेल्स ऑफ स्कीम। ठीक है। फिर है जी इसका रीलेआउट एंड रिक्लेमेशन ऑफ लैंड। ठीक है। और एच है इसका अदर पर्टिकुलर्स। ठीक है। ये जो मैंने ई और एफ लिखा है ना, ये इसका मतलब कीवर्ड लिखा है, जिसमें मैंने एफ में लिखा फुल डिटेल ऑफ स्कीम। एफ में बेसिकली, एफ में क्या लिखा है था, लेइंग आउट और री लेइंग आउट ऑफ लैंड ईदर वैकेंट और ऑलरेडी बिल्ट अपॉन। तो हम बताएंगे कि ये जो लैंड है, ठीक है, ये वैकेंट है या बिल्ट है, इस पे चीजें। ठीक है। अब क्वेश्चन करते हैं, फॉर व्हाट पर्पस डज द अथॉरिटी मेक प्रोजेक्ट एंड स्कीम। किस पर्पस के लिए, है ना, किस उद्देश्य से जो अथॉरिटी प्रोजेक्ट एंड स्कीम बनाती है, किस उद्देश्य से, कि प्लान को इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है। कौन सा प्लान, जो हम जयपुर रीजन का एक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट कर रहे हैं उसके लिए जो हमने प्लान बनाया है, उस प्लान को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम ये प्रोजेक्ट एंड स्कीम ला रहे हैं। और ये जो प्रोजेक्ट है, ठीक है, ये किस एरिया के लिए है, अभी हमने पढ़ा जयपुर रीजन के लिए है ना। और जो कोई भी पार्ट है उसके लिए भी हम प्रोजेक्ट और स्कीम्स बना सकते हैं। फिर है उसके बाद हु हैज द पावर टू मेक स्कीम, कौन बना रहा है पावर, अथॉरिटी बना रही है। ठीक है। किसके पास पावर है स्कीम्स बनाने की, तो अथॉरिटी के पास पावर है। फिर जो अंडर सेक्शन 38 का जो सबसेक्शन 2 है, जो बात करता है कि 13 मैटर है, उसमें से जो पहला है पॉइंट, उसने किसकी बात की थी, तो उसने सेक्शन 21 और 22 की बात की थी। 21 में क्या था, मास्टर डेवलपमेंट प्लान एमडीपी, और 22 में क्या था, जे ZDP, है ना, ZDP। तो वो क्या था, ZDP, जोनल डेवलपमेंट प्लान। उसके बाद जो लैंड एक्विजिशन है पब्लिक यूटिलिटीज के लिए, ठीक है, आपको जो है सार्वजनिक उपयोग के लिए जो आपने भूमि का अधिग्रहण किया है, वो किस खंड में आता है, तो आता है सेकंड में। ठीक है। पब्लिक यूटिलिटीज 2 वर्ड है, इसीलिए ये सेकंड में है। 38 के सेक्शन 38 का जो सबसेक्शन सेकंड है, उसका जो सेकंड पॉइंट है उसमें पब्लिक यूटिलिटीज की बात की गई है। उस वर्ड को अंडरलाइन कर लो। ठीक है। जितना मैं आपको बता रही हूँ वैसे वैसे आप कर लीजिए, जैसे कि मैंने किया है। सेक्शन 21 और 22 की बात की गई है फर्स्ट पॉइंट में, तो अंडरलाइन कर लीजिए। ठीक है। उसके बाद अभी पब्लिक यूटिलिटीज की बात की गई है, तो उसको भी अंडरलाइन कर लीजिए। उसके बाद है कि जो स्लम है उनका हमें रीडेवलपमेंट करना है, स्लम का रीडेवलपमेंट करना है, तो ये किस क्लॉज में है, क्लॉज 3 में रीडेवलपमेंट की
बात हुई है, जो ये स्लम वगैरह एरियाज होते हैं, ठीक है। तो आप 3 के आगे देखिए जो स्लम और कच्ची बस्ती लिखी है उसको अंडरलाइन कर लीजिए। फिर है रिक्लेमेशन ऑफ लो और अनहेल्दी लैंड्स फॉल अंडर विच क्लॉज, जो अस्वस्थ भूमि है, ठीक है, या फिर जो निम्न स्तर की भूमि है उसका जो सुधार है, ठीक है, रिक्लेमेशन, ठीक है, रिक्लेमेशन मतलब सुधार। तो जो आप सुधार कर रहे हैं अस्वस्थ भूमि का, वो किस खंड में आ रहा है, वो भी थर्ड खंड में ही थर्ड पॉइंट में भी आ रहा है रिक्लेमेशन वर्ड, ठीक है। इसका मतलब सुधार। जितने भी इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं, आप ये मत सोचिएगा कि आप इतनी छोटी छोटी चीजें क्यों बता रहे हैं, क्योंकि देखिए हिंदी मीडियम स्टूडेंट जो है वो भी ये वीडियो देख रहे हैं, तो उनको भी पता होना चाहिए किस वर्ड का क्या मीनिंग है, ठीक है। और आपको भी पता होना चाहिए कि हिंदी में किसी वर्ड को कोई हिंदी का वर्ड है तो उसे इंग्लिश में क्या कहते हैं। आप जूनियर लीगल ऑफिसर बनने वाले हैं, तो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है तो हिंदी आनी चाहिए, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट तो इंग्लिश आनी चाहिए। यू मस्ट हैव a good command on both languages, be it English or be it Hindi. उसके बाद है कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, ये किस में आ रहा है, कमर्शियल और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ये आ रहा है हमारा 4 पॉइंट में, ठीक है। उसके बाद है कंस्ट्रक्शन करना और ऑल्ट्रेशन करना रोड्स का, रोड्स वर्ड को अंडरलाइन कर लो, ठीक है, ये किस में आ रहा है 5 में, है ना, 5th पॉइंट में। उसके बाद है जो ड्रेनेज है ना और जो सिवरेज है, इन दोनों वर्ड को अंडरलाइन कर लो, ड्रेनेज और सिवरेज को, ये आ रहा है सिक्स्थ में, ठीक है, 6th में आ रहा है, 6th पॉइंट में। फिर कंस्ट्रक्शन करना बिल्डिंग का एंड ब्रिजेस का, तो मार्क द वर्ड ब्रिजेस, ठीक है, ये कहा रहा है 7th पॉइंट में, यस। फिर उसके बाद है लाइटिंग एंड वाटर सप्लाई, ये आ रहा है 8th में, इसको भी आप अंडरलाइन कीजिए। उसके बाद है प्रिजर्वेशन ऑफ हिस्टोरिकल एंड रिलीजियस बिल्डिंग्स, तो हिस्टोरिकल और रिलीजियस वर्ड को आप क्या कीजिए, अंडरलाइन कीजिए। ये किस में आ रहा है, ये आ रहा है हमारा 9th पॉइंट में। फिर है SC ST के लिए आप प्रिजर्वेशन जो कर रहे हैं अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए, ये आ रहा है 10th में। उसके बाद है रेस्ट्रिक्शन करना कि कितनी हाइटों की पार्किंग एरिया है या नहीं, ये सब चीजें, कितना एरिया रहेगा पार्किंग का, ठीक है, ये सब किस में आ रहा है 11 में, ठीक है, ये किस में आ रहा है 11 में। इसमें आप हाइट वाला जो वर्ड है ना उसको अंडरलाइन कर लीजिए, साइज हाइट एंड करेक्टर ऑफ बिल्डिंग। उसके बाद है हमारा सस्पेंशन, ठीक है, जो हमारे बाय लॉज हैं और उस टाइम के जो रूल्स हैं, रेगुलेशंस है, नोटिफिकेशन है, उनका सस्पेंशन किया जा सकता है, सस्पेंशन वर्ड को अंडरलाइन कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद है एनवायरमेंटल इम्प्रूवमेंट, ये कहाँ पे है 13 में, ठीक है, जो 13th पॉइंट है, इसमें एनवायरमेंट की बात की गई है, ठीक है, इसको भी आप अंडरलाइन कर लीजिए एनवायरमेंट। अब देखिए, अच्छा, व्हाट इज इंक्लूडेड इन ड्राफ्ट स्कीम, जो ड्राफ्ट स्कीम है उसके अंदर आप क्या क्या इंक्लूड करेंगे, तो देखिए ड्राफ्ट जो स्कीम है उसके अंदर आप इंक्लूड करेंगे ओनरशिप, ठीक है, क्या क्या इंक्लूड करेंगे आप, ओनरशिप, और क्या इंक्लूड करेंगे आप, कॉस्ट, ठीक है, और क्या इंक्लूड करेंगे आप इसमें, स्कीम एंड डिटेल्स, क्योंकि अगर आप सेक्शन 38 जो हमने अभी कवर किया, इसका आप सब सेक्शन 3 पढ़ेंगे, जो मैंने आपको बताया था कि एक ड्राफ्ट के अंदर क्या क्या होना चाहिए, तो उसका एरिया, ठीक है, जो प्लॉट है उसकी ओनरशिप और टेन्योर, ए पॉइंट में लिखा था, ठीक है। उसके बाद बी पॉइंट था, ठीक है, और उसके बाद अगर हम कॉस्ट की बात करें तो ये नेट कॉस्ट कितनी होगी इसका एस्टिमेट, ये डी में लिखा था। उसके बाद बाउंड्रीज की बात थी, ये सी में लिखा हुआ था, ठीक है। उसके बाद कुछ इसका जो ई पार्ट है, ठीक है, वो बात कर रहा था फुल डिस्क्रिप्शन, ठीक है, लैंड का। एफ बात कर रहा था लेइंग आउट और रीलेइंग आउट, और जी बात कर रहा था रिक्लेमेशन ऑफ लो लेइंग, जो भूमि है उसका सुधार करना है, ठीक है, या फिर जो स्वैम्पी और अनहेल्दी है, तो ये सब सेक्शन 3 में बात की गई थी, ठीक है। तो अब ये सब भी जो है स्कीम जो है हमारी जो है ना, जो प्रारूप योजना में ये शामिल होता है, जो हमारा ड्राफ्ट होता है स्कीम का उसके अंदर ये चीजें ऐड भी होती हैं।
ओनरशिप कितनी है, ओनरशिप किसकी है, कॉस्ट कितना लगेगा, ठीक है। उसके बाद सेक्शन 39 प्रिपरेशन ऑफ प्रोजेक्ट एंड स्कीम। अब क्या है, परियोजनाएं हैं और जो योजनाएं उनकी तैयारी कैसे होगी, ठीक है। क्योंकि 38 में हमने क्या पढ़ा था, जो परियोजनाएं हैं और स्कीम है उनको कैसे बनाया जाएगा, ठीक है, उनके विषय वस्तु क्या रहेगी, मतलब उनके अंदर के मैटर्स क्या रहेंगे, हमने वो, अब उनकी तैयारी कैसे की जाएगी, ठीक है। 39 में तो अथॉरिटी जो है मे बाय रिजोल्यूशन, ठीक है, मार्क दैट वर्ड, बाय रिजोल्यूशन डिक्लेयर करेगी क्या, इसकी इंटेंशन कि टू प्रिपेयर अ प्रोजेक्ट और स्कीम एज प्रोवाइडेड इन सेक्शन 38 इन एनी डेवलपमेंट एरिया, ठीक है। तो अब जो 38 के अंदर हमने स्कीम और प्रोजेक्ट बनाए थे, ठीक है, प्रिपेयर किए थे, अब वो अपनी इंटेंशन दिखा रही है 39 में कि हम डिक्लेयर कर रहे हैं। तो मार्क द वर्ड डिक्लेयर, जो 38 में आपने ये प्रोजेक्ट एंड स्कीम बनाई है, 39 में आप उसको क्या कर रहे हैं, डिक्लेयर कर रहे हैं, ठीक है। और ऐसे ही कीवर्ड्स अपने सेक्शंस जो होते हैं उनके आगे लिख लीजिए, ठीक है, क्योंकि जब आप एक बार लिख लेंगे तो आपको क्या होगा, मेमोराइज करने में आसानी रहेगी, और जब आप एक रैपिड रिवीजन करेंगे तो आपको ये क्लिक होगा माइंड में, ठीक है। जैसे मैंने लिख लिया यहाँ पर कि डिक्लेयर कर दिया इंटेंशन अपनी कि मैं डिक्लेयर करती हूँ, ठीक है, ठीक है। ये सेक्शन 38 में जो भी प्रोजेक्ट एंड स्कीम है किसी भी डेवलपमेंट एरिया के लिए, जो प्रोजेक्ट एंड स्कीम है जिसको सेक्शन 38 में बनाया गया है, उसका क्या है, इंटेंशन है जेडीए का कि अब हम इसको डिक्लेयर करते हैं। कैसे डिक्लेयर किया जाएगा, एक रेजोल्यूशन द्वारा, मतलब संकल्प द्वारा। अब इसका सबसेक्शन 2 क्या बात करता है, विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ सच डिक्लेरेशन द अथॉरिटीज शैल पब्लिश द डिक्लेरेशन इन ऑफिशियल गैजेट, ठीक है। अब 30 दिन के अंदर अंदर, जिस दिन डिक्लेरेशन की जिस दिन जो आपने डिक्लेयर किया था उस दिन से 30 दिन के अंदर अंदर अब अथॉरिटी को पब्लिश करना पड़ेगा उस डिक्लेरेशन को ऑफिशियल गैजेट में, ठीक है, एंड इन सच अंदर मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब। अब देखिए आपने डिक्लेयर कर दिया सबसेक्शन 1 में, और सबसेक्शन 2 में आप क्या कर रहे हैं, पब्लिश कर रहे हैं। मार्क दैट वर्ड पब्लिश। और कितने दिन के अंदर अंदर करेंगे, जिस दिन से डिक्लेयर किया है उस दिन के 30 दिन के अंदर अंदर। अब है सबसेक्शन 3 विद इन 2 years फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन। अब आपने जो पब्लिकेशन कर दिया है उसके 2 साल के अंदर अंदर, ठीक है, कितना, 2 साल के अंदर अंदर क्या करेंगे, द अथॉरिटी शैल प्रिपेयर अ ड्राफ्ट प्रोजेक्ट और स्कीम एंड पब्लिश इट अलॉन्ग विद अ नोटिस इनवाइटिंग ऑब्जेक्शन एंड सजेशन। अब आपको ये पढ़ के कुछ याद आया, क्योंकि हमने इससे पहले भी एक जो सेक्शन है इससे रिलेटेड वो पढ़ा है कि जब कोई भी जो प्लान होता है, ठीक है, जब आप कोई प्लान बनाते हैं तो उसको ऑपरेशन में लाया जाएगा, तो उसे ऑपरेशन में लाने से पहले कोई प्रोसीजर फॉलो होता है, ठीक है। आपको समझ आया, जब हम मास्टर डेवलपमेंट प्लान की बात कर रहे थे और जोनल डेवलपमेंट प्लान की बात कर रहे थे, तो उस प्लान को आपने जब सैंक्शन किया तो उससे पहले आपको क्या क्या करने की जरूरत थी, कि आपको ऑब्जेक्शन इनवाइट करने की जरूरत थी, ठीक है, उस मास्टर डेवलपमेंट प्लान पे या जोनल डेवलपमेंट प्लान पे। सेम बात अप्लाई हो रही है प्रोजेक्ट और स्कीम पर, ठीक है। अगर आप कोई प्रोजेक्ट और स्कीम लेकर आ रहे हैं, अब आपने पब्लिश कर दिए, तो अब साथ में एक नोटिस भी, ठीक है, पब्लिश करेंगे कि अब हम ऑब्जेक्शंस को इनवाइट करते हैं, आपके सजेशंस जो भी हैं इस स्कीम और प्रोजेक्ट पर आप बता दीजिए, ठीक है। और जो डेट है जो ऑब्जेक्शन की, शैल नॉट बी अर्लियर देन 30 days फ्रॉम द पब्लिकेशन ऑफ सच नोटिस, ठीक है। और जो आपत्ति देने की तिथि है वो प्रकाशन से 30 दिनों से पहले नहीं होगी। इसका मतलब 30 दिन तक का तो टाइम उनको दिया ही जाएगा, कि 30 दिन तो है ही आपके पास, उसके बाद से आप क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्शंस जो है वो लेकर आ सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब ऐसा हो सकता है कि ऑब्जेक्शन देने का टाइम ये रख दें कि आपको जैसे 30 दिन कंप्लीट हो गए हैं, अब 10 दिन के अंदर अंदर ले आइए, लेकिन ये नहीं कह सकते कि 30 दिन के अंदर अंदर ले आइए। इसका मतलब ये हो गया, ठीक है। तो इसको आप मार्क कर लीजिए सबसेक्शन 3 को, कि इसमें आप क्या कर रहे हैं। एक तो सबसेक्शन 2 में हमने पब्लिश किया, अब नॉट लेटर देन 2 years
है ना, इसमें 2 इयर्स का था ना, जिस दिन से पब्लिकेशन हुआ है उस दिन से 2 इयर्स आप क्या कर रहे हैं, इनवाइट कर रहे हैं ऑब्जेक्शन एंड सजेशन, मार्क दैट वर्ड, ठीक है। उसके बाद है सबसेक्शन 4, अथॉरिटी शैल कंसीडर ऑल ऑब्जेक्शन एंड सजेशन रिसीव्ड विद इन द स्पेसिफाइड पीरियड आफ्टर गिविंग रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। यही हमने तब पढ़ा था, ठीक है। ये सेम सेक्शन 23 है। आप 23 के साथ ना आप लिख लीजिए 39, क्योंकि उसमें भी ऑब्जेक्शंस इनवाइट करने की बात हुई थी, ठीक है। उसमें भी ऑब्जेक्शंस जो है इनवाइट किए जा रहे थे। और सेक्शन 39 है, इसमें भी क्या हो रहे हैं, ऑब्जेक्शंस जो है इनवाइट करने की बात की जा रही है स्कीम पर और प्रोजेक्ट पर, ठीक है। फिर उसके बाद है हमारा और देखिए जो पर्सन है उसको भी एक अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, ठीक है, उसको भी सुना जाएगा। फिर है सबसेक्शन 5। अब देखिए जो ये आपने ऑब्जेक्शंस वगैरह आए हैं, ठीक है, ये सब चीजें सुना जाएगा, तो फिर अब अप्रूव कर दिया जाएगा उस ड्राफ्ट को, स्कीम को, विद और विदाउट मॉडिफिकेशन। जो भी सजेशन आए हैं, अगर आप उस ड्राफ्ट को चेंज करना चाहें तो चेंज कर दीजिए, और अगर नहीं करना चाहते हैं तो फिर अप्रूव कर दीजिए उस ड्राफ्ट को जैसा वो था। उसके बाद है सबसेक्शन 5। अब देखिए सबसेक्शन 5 क्या कहता है। देखिए अभी हमने सबसेक्शन 4 में क्या पढ़ा था, अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, ठीक है, उसको सुना जाएगा। इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए और अप्रूवल वर्ड को आप मार्क कर लीजिए, ठीक है, सबसेक्शन 4 में, क्योंकि जब हम बाद में रैपिड रिवीजन करेंगे तो यही वर्ड्स काम आएंगे। उसके बाद है हमारा सबसेक्शन 5, इमीडिएटली ओके आफ्टर अप्रूवल the authority shall publish the final project or scheme in the official gazette and specify the date on which it shall come into operation। अब सबसेक्शन 5 ये कह रहा है जैसे ही अप्रूवल हो गया अब पब्लिश कर दिया जाएगा फाइनल प्रोजेक्ट को, ठीक है। अब क्या होगा, फाइनल जो प्रोजेक्ट है उसको पब्लिश कर दिया जाएगा ऑफिशियल गैजेट में, ठीक है। और क्या होगा, और वो डेट स्पेसिफाई कर दी जाएगी कि इस दिन से ये अब क्या होगा, लागू हो जाएगा, ठीक है। और डेट बता दी जाएगी कब से ऑपरेशन में आएगा। जैसे प्लान जो है उसको ऑपरेशन में लाने के लिए, है ना, जो योजना है उसकी परिवर्तित जो होने की तिथि थी उसके लिए सेक्शन अलग था, सेक्शन 24, लेकिन प्रोजेक्ट एंड स्कीम के लिए इसको इसी में लिख दिया, ठीक है, किसमें, सेक्शन 39 के सबसेक्शन 5 में, ठीक है। तो आप क्या कीजिए, जो 24 है ना उसके साथ लिख लीजिए सेक्शन 39 का सबसेक्शन 5, सेक्शन 39 का सबसेक्शन 5, ओके, ताकि बाद में हमें इजी हो जाए। उसके बाद है इसका सबसेक्शन 6, द प्रोसीजर लेड डाउन इन द अबव सबसेक्शन शैल नॉट अप्लाई वेयर द स्कीम इज टू बी एग्जीक्यूटेड ऑन लैंड वेस्टेड इन द अथॉरिटी एंड नो डिमोलिशन ऑफ बिल्डिंग और डिस्प्लेसमेंट ऑफ पर्सन इज इन्वॉल्व। देखिए अब ये जो प्रोसीजर है जो हमने ऊपर सारा पढ़ा, ये सब चीजें तब अप्लाई नहीं होगी, ठीक है, जब आप इस स्कीम को एग्जीक्यूट कर रहे हैं उस लैंड के लिए जो लैंड ऑलरेडी अथॉरिटी के पास ही है, ठीक है। अगर कोई लैंड ऐसी है जो ऑलरेडी अथॉरिटी के पास ही है, उस केस में हमारे ये जो सेक्शंस हैं ये क्या होंगे, ये ऊपर वाले सबसेक्शंस अप्लाई नहीं होंगे। उपरोक्त उपधाराओं में दी गई प्रक्रिया उस स्थिति में लागू नहीं होगी जब योजना प्राधिकरण में निहित भूमि पर लागू की जानी है, ठीक है। उसके बाद उसमें किसी भी भवन का ध्वस्तीकरण या व्यक्तियों का विस्थापन शामिल ना हो। इसका मतलब जिस लैंड पर आप ये प्रोजेक्ट एंड स्कीम आपकी लगने वाली है उस पर क्या नहीं होना चाहिए, कुछ भी डिमोलिशन और जो डिमोलिशन नहीं होना चाहिए बिल्डिंग का, और कोई लोग वहां पर नहीं रह रहे हो जिसका आप डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं। ये दो सिचुएशन नहीं होनी चाहिए। अगर ये दो सिचुएशन हुई तो फिर सबसेक्शन अप्लाई हो जाएगा, और ये दो सिचुएशन नहीं तो सबसेक्शन अप्लाई नहीं होगा। इसका मतलब ये जो सारे काम करने थे ना, अप्रूव करना, नोटिफाई करना था, ऑब्जेक्शंस इनवाइट करने थे। एक बात बताओ, हम ऑब्जेक्शन इनवाइट वगैरह इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो आप टच कर रहे हो उन लोगों की लैंड को, ठीक है। आप ही की लैंड है, कुछ उसमें एज सच है नहीं पब्लिक को इन्वॉल्व करना, तो फिर क्या उसमें प्रोसेस फॉलो करना, इसीलिए इसका ये सबसेक्शन 6 में ये बात लिख दी गई, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है एमसीक्यू, हु कैन डिक्लेयर, ठीक है, हु कैन डिक्लेयर द इंटेंशन, हु कैन डिक्लेयर द इंटेंशन टू प्रिपेयर अ प्रोजेक्ट और स्कीम। कौन डिक्लेयर करता है, ठीक है, परियोजना या योजना बनाने का जो इरादा है, ठीक है, वो कौन घोषित करता है,
कौन बताता कि कहता है कि हमें परियोजना या योजना जो है इसको बनाने का इरादा रख रहे हैं, तो कौन है? अथॉरिटी। और कैसे बताती है? बाय रिजोल्यूशन। उसके बाद है द इंटेंशन इज डिक्लेयर्ड फॉर विच एरिया, किस चीज के लिए? तो जो डेवलपमेंट एरिया है, ठीक है, इरादा किस क्षेत्र के लिए घोषित किया जाता है? जो हमारा डेवलपमेंट एरिया है उसके लिए, ठीक है। उसके बाद है हाउ मेनी डेज द डिक्लेरेशन मस्ट बी पब्लिश्ड। अभी हमने पढ़ा कि 30 दिन के, ठीक है, अंदर अंदर आपको जो आपकी जो ये डिक्लेरेशन है उसको पब्लिश कर देना है, ठीक है, 30 डेज के अंदर अंदर। हमने पढ़ा था ना 30 डेज का कॉन्सेप्ट, बताइए किस सबसेक्शन में? 30 का जो सबसेक्शन 2 है हमने उसमें 30 डेज का कॉन्सेप्ट पढ़ा था। सेक्शन 39 के सबसेक्शन 2 में हमने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा। फिर वेयर इज द डिक्लेरेशन पब्लिश्ड, ये जो डिक्लेरेशन आपको पब्लिश कहाँ करनी है? तो ऑफिशियल गैजेट में करनी है और प्रिस्क्राइब्ड मैनर, ठीक है। फिर है विद इन हाउ मच टाइम इज द ड्राफ्ट स्कीम प्रिपेयर। अब जो आपकी स्कीम जो आपने प्रिपेयर की है उसका जो ड्राफ्ट है वो कितने टाइम में पूरा हो जाना चाहिए? तो दो साल में, ठीक है। और ये हमने 2 साल वाला कॉन्सेप्ट कहाँ पढ़ा? सेक्शन 39 के सबसेक्शन 3 में। उसके बाद व्हाट इज इनवाइटेड अलोंग विद द ड्राफ्ट एंड स्कीम, ठीक है। तो क्या क्या अलाउ किया जा रहा है, क्या क्या इनवाइट किया जा रहा है इसमें? तो आप ऑब्जेक्शंस मंगा रहे हैं, ठीक है, पर्सन के, और क्या मंगा रहे हैं? उनके सजेशंस, ठीक है, ऑब्जेक्शंस एंड सजेशंस। और ये वाली बात हमने कहाँ पर पढ़ी थी? ये हमने पढ़ी थी सबसेक्शन 3 में, सबसेक्शन 3 में। और सेम बात कहाँ लिखी है? ये सेम बात मैंने आपको ये बताया ना कि जब हम मास्टर डेवलपमेंट प्लान और ये सब जब इनको एग्जीक्यूट कराना होता है तो उस टाइम पे भी सेम यही चीजें फॉलो होती है, प्रोसीजर। वो लिखा था हमारा सेक्शन 23 में, सेक्शन 23 में, ठीक है। उसके बाद उसको सुना जाएगा। अच्छा, मिनिमम टाइम क्या है ऑब्जेक्शन का? ठीक है, मिनिमम टाइम आपत्ति लेने के लिए न्यूनतम समय कितना होता है? न्यूनतम समय है 30 दिन, ठीक है। मिनिमम टाइम क्या है? 30 डेज तो मिलेंगे ही मिलेंगे कम से कम इन आपको ऑब्जेक्शन लेने के लिए, ठीक है। व्हाट डज अथॉरिटी डू विद द ऑब्जेक्शंस, क्या करती है अथॉरिटी, ठीक है, जब ऑब्जेक्शंस आते हैं? कंसीडर एंड गिव हियरिंग। फिर रीजनेबल अपॉर्चुनिटी बीइंग हर्ड, वो यही तो बात थी ना जो इसके सबसेक्शन 4 में लिखी है, ठीक है, इसके सबसेक्शन 4 में लिखी है, ठीक है। अब आप देखिए इसका है क्वेश्चन 9, अथॉरिटी कैन डू व्हाट विद ड्राफ्ट स्कीम। अब अथॉरिटी क्या कर सकती है कि जो हमारी जो हमने ड्राफ्ट बनाया था स्कीम का उसको अप्रूव कर देगी, है ना, या फिर उसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर देगी जो कि सजेशंस वगैरह आए हैं उस पर, ठीक है। उसके बाद व्हेन इज द फाइनल स्कीम पब्लिश्ड, कब होती है जो फाइनल स्कीम है पब्लिश्ड? जब उसको अप्रूव कर दिया जाता है तब। अच्छा, वेयर इज द फाइनल स्कीम पब्लिश्ड, इसको कहाँ किया जाता है पब्लिश्ड? ऑफिशियल गैजेट में। वेयर इज द व्हाट इज द स्पेसिफाइड इन द फाइनल स्कीम में, क्या स्पेसिफाई किया जाता है कि अब ये कब से लागू हो जाएगी फाइनल स्कीम में? ये बताया जाता है, डेट ऑफ ऑपरेशन बताया जाता है, ठीक है, तारीख बताई जाती है। व्हेन इज द प्रोसीजर नॉट रिक्वायर्ड, कब नहीं है? जब लैंड खुद ही अथॉरिटी की है तो आपको ये वाला प्रोसीजर जो है आपको जरूरी नहीं है कि आप फॉलो करें, ठीक है। फिर सेक्शन 39 किससे डील करता है? तो सेक्शन 39 डील करता है प्रोसीजर ऑफ स्कीम से रिलेटेड, ठीक है। सेक्शन 39 डील करता है प्रोसीजर ऑफ स्कीम्स एंड प्रोजेक्ट से रिलेटेड। सेक्शन 38 डील करता है मेकिंग एंड कंटेंट ऑफ प्रोजेक्ट एंड स्कीम, ठीक है। और 39 मैंने अभी बताया प्रोसीजर प्रिपरेशन, एक ही बात है। प्रोसीजर क्योंकि बताया है कि आपको सुनना है, ऑब्जेक्शन इनवाइट करने हैं, ये सब चीजें। फिर है हमारा सेक्शन 40, ठीक है। 40 क्या बात करता है? रेस्ट्रिक्शन ऑन यूज एंड डेवलपमेंट ऑफ लैंड आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ ए स्कीम। अब जब योजनाएं हैं उनकी घोषणा कर दी गई है उसके बाद अब भूमि का जो उपयोग है या फिर जो भूमि का विकास है अब उस पर क्या लग जाएगा? प्रतिबंध लग जाएगा, रेस्ट्रिक्शन लग जाएगा ऑन यूज एंड डेवलपमेंट ऑफ लैंड आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ स्कीम, ठीक है। ऑन और आफ्टर द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ अ ड्राफ्ट स्कीम अंडर सेक्शन 39, देखिए क्या बात लिखी गई है? ऑन या फिर आफ्टर द डेट ऑफ पब्लिकेशन
पब्लिकेशन लिखा है वर्ड, ठीक है, आफ्टर अप्रूवल नहीं लिखा, ऐसे क्वेश्चन बनेगा। तो क्या लिखा है, आफ्टर द डेट ऑफ पब्लिकेशन या ऑन द डेट ऑफ पब्लिकेशन of a draft scheme under section 39, no person shall within the area of the scheme change the use of any land or building or carry out any development without prior permission of authority। ठीक है, सेक्शन 17 में भी यही बात की गई थी कि विदाउट आप अथॉरिटी कोई भी डेवलपमेंट नहीं कर सकते, और यहाँ पर भी यही बात की गई है। सेक्शन 40 में भी देखिए, यहाँ पे वर्ड लिखा है ना, सेक्शन 17 में आप हेडिंग में देखेंगे विदाउट परमिशन ऑफ द अथॉरिटी आप कोई भी डेवलपमेंट नहीं कर सकते। आप इसके साथ ये लिंक विद कर दीजिए सेक्शन 40 को। डिफरेंस क्या है कि वहां पर जो बात हो रही थी कि आप कोई भी डेवलपमेंट नहीं कर सकते, ठीक है, और यहाँ पर बात हो रही है कि जब कोई स्कीम आ गई है, ठीक है, फिर आप उसके बाद कोई भी डेवलपमेंट विदाउट प्रायर परमिशन क्या है, नहीं कर सकते। ठीक है, अगर सेक्शन 17 आप देखेंगे तो सेक्शन 17 में भी ये लिखा है कि आप बिना परमिशन के कोई भी डेवलपमेंट नहीं कर सकते। ठीक है, आप जो डेवलपमेंट नहीं कर सकते क्यों, क्योंकि जो आप डेवलपमेंट कर रहे हैं उससे एडवर्सली अफेक्ट हो रही है जयपुर रीजन डेवलपमेंट। ठीक है, तो इस केस में नहीं कर सकते। और जो 40 में बात की गई है वो इसलिए की गई है कि अब कोई भी जो स्कीम है उसका ड्राफ्ट आ गया है, अब आप कोई भी डेवलपमेंट नहीं कर सकते, और करेंगे तो आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। तो इसको लिंक कर लेना। फिर है हाउएवर डेवलपमेंट विद इन विलेज आबादी लिमिट्स में बी undertaken with permission of the local panchayat provided it is consistent with the draft scheme। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, जो इसका एक्सेप्शन है वो ये कहता है कि अगर आपको डेवलपमेंट विद इन विलेज करनी है, ठीक है, विद इन विलेज आबादी करनी है, उस केस में क्या है कि आप ऐसा कर सकते हैं अगर आप परमिशन लें लोकल पंचायत की। क्योंकि हमने अभी ऊपर पढ़ा कि आपको किसकी परमिशन लेनी पड़ रही थी, अथॉरिटी की। आप वर्ड देखिए, अथॉरिटी की परमिशन ले रहे हैं जयपुर रीजन में। लेकिन अगर आपका विलेज आबादी वाला एरिया है उस केस में आप पंचायत से परमिशन ले लीजिए। ठीक है, लेकिन शर्त ये है कि आप जो डेवलपमेंट कर रहे हैं वो जो स्कीम का जो हमने ड्राफ्ट बनाया है वो उसी योजना के क्या है, अनुरूप होना चाहिए। ठीक है, वो जो योजना का प्रारूप है उसी के अनुरूप होना चाहिए। और यहाँ पर हम किससे परमिशन ले रहे हैं, लोकल पंचायत से। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद इसका सबसेक्शन 2 क्या कहता है। ठीक है, 40 में आप इसका जो 40 है उसके अंदर आप पहले मार्क कर लीजिए विदाउट परमिशन ऑफ अथॉरिटी वर्ड। ठीक है, आप अथॉरिटी के बिना कोई भी क्या नहीं कर सकते, डेवलपमेंट नहीं कर सकते। ठीक है, उसके बाद इसका जो सबसेक्शन, इसका जो प्रोविजन है इसमें आप मार्क कीजिए लोकल पंचायत और विलेज आबादी लिमिट। देखो मैंने भी इसको ऐसे मार्क किया है, आप भी ऐसे जो कीवर्ड्स हैं उनको मार्क कर लीजिए अपने बेयर एक्ट में। ठीक है, उसके बाद इसका जो सबसेक्शन 2 ये कहता है कि प्रोविजन जो है ऑफ चैप्टर 6 शैल अप्लाई म्यूटेटिस म्यूटेंडिस टू द प्रोजेक्ट और स्कीम अप्रूव्ड अंडर सेक्शन 39 सबसेक्शन 4। अब इसमें यह कहा गया कि जब सेक्शन 39 का जो सबसेक्शन 4 जो कि बात कर रहा था कि अब हमारा जो ड्राफ्ट है वो क्या हो गया, अप्रूव हो गया। जो हमारा स्कीम और जो प्रोजेक्ट स्कीम और जो हमारे प्रोजेक्ट का ड्राफ्ट था, ठीक है, वो क्या हो गया है, वो अप्रूव हो गया है। उसके बाद अब चैप्टर 6 के जो भी प्रोविजंस थे वो इस पर कैसे होंगे, वो इस पर लागू होंगे। ठीक है, अध्याय 6 के प्रावधान धारा 29 सबसेक्शन 4 के अंतर्गत स्वीकृत योजनाओं पर आवश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे। म्यूटेटिस म्यूटेंडिस। और चैप्टर 6 में हमने जो पढ़ा था, इससे पहले क्या वीडियोस देख लेना। चैप्टर 6 तो बहुत अच्छा मैंने वीडियो बनाया है। चैप्टर 6 बेसिकली हम किससे रिलेटेड पढ़ रहे थे कि कोई भी अगर अनऑथराइज डेवलपमेंट हो रही है तो उसको हम क्या, अगर कोई भी आपने या तो ऑथराइज डेवलपमेंट कर रहे हैं, अनऑथराइज डेवलपमेंट कर रहे हैं तो उसमें रिवोकेशन करना है, मॉडिफिकेशन करना है तो क्या होगा। अनऑथराइज डेवलपमेंट कर रहे हैं तो जो पेनल्टी लगा रहे हैं, रिमूवल कर रहे हैं या फिर स्टॉप कर रहे हैं उस अनऑथराइज डेवलपमेंट को, कंपोजिशन कर रहे हैं अनऑथराइज डेवलपमेंट की, रिमूव कर रहे हैं टेम्पररी जो डेवलपमेंट किया
किया है आपने अनऑथराइज्ड, या फिर सील कर रहे हैं अनऑथराइज्ड डेवलपमेंट, तो ये जो सारे प्रोविजंस है वो सारे के सारे इस पर अप्लाई हो जाएंगे। इसका मतलब ये है कि अगर कोई प्रोजेक्ट एंड स्कीम जो है ना अब वो अप्रूव हो गई है, अब उसके बाद आप कोई भी डेवलपमेंट करते हैं तो ऐसा माना जाएगा आपने अनऑथराइज्ड डेवलपमेंट कर दी। और अनऑथराइज्ड डेवलपमेंट कर दी तो उसके बाद सजा पड़ी थी हमने कि 15 दिन से लेकर 45 दिन तक की भी सजा थी, ठीक है, तो वो सारे प्रोविजन फिर यहाँ पर अप्लाई हो जाएंगे। उसके बाद फ्रॉम विच स्टेज डू रेस्ट्रिक्शंस ऑन लैंड यूज बिगेन, किस स्टेज से अब जो है रेस्ट्रिक्शन लगना यूज हो जाता है इस लैंड पर। तो जब मैंने बताया था ना, जैसे ही ऑन या फिर आफ्टर जो ड्राफ्ट स्कीम है वो पब्लिश हो जाती है, फाइनल स्कीम नहीं, खाली ड्राफ्ट बनकर आया है अभी, उसके बाद तो हमने कितना प्रोसीजर बढ़ा था कि ऑब्जेक्शन इनवाइट कर रहे हैं, हम सजेशंस मंगा रहे हैं, ठीक है, उसके बाद अप्रूव कर रहे हैं। तो वो बोल रहा है कि जिस दिन से वो ड्राफ्ट का जो स्कीम है हमने पब्लिश कर दिया है, उसके बाद से ही अब उस पे लैंड पर क्या है रेस्ट्रिक्शन यूज हो जाएगी। मतलब अब आप कोई भी डेवलपमेंट ऐसा कुछ या उसमें चेंजेस यूज जो है ऐसा नहीं कर सकते। व्हाट इज रिक्वायर्ड टू चेंज लैंड यूज और कैरी आउट डेवलपमेंट, अगर आपको कुछ डेवलपमेंट करनी है फिर अब आपको किसकी परमिशन चाहिए, जैसे कि कोई प्रोजेक्ट एंड स्कीम है, ठीक है, अब वो अप्रूव हो गई है कि हम इस एरिया में इस प्लान को इम्प्लीमेंट करने के लिए इस प्रोजेक्ट एंड स्कीम को लेकर आ रहे हैं। अब आपको क्या करना है कि अब आपको उसी एरिया में कुछ डेवलपमेंट करानी है, ठीक है, तो अब आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, ठीक है, अथॉरिटी की। और विदाउट परमिशन व्हाट इज प्रोहिबिटेड, आप बिना परमिशन के क्या नहीं कर सकते, ना तो आप चेंज कर सकते ऑफ लैंड यूज, कि आप पहले लैंड को किसी एक चीज के लिए यूज कर रहे थे, अब जैसे कि पहले आप रेजिडेंशियल यूज कर रहे थे उस लैंड का, अब आप कमर्शियल करना चाहते हैं, तो अब ऐसा नहीं कर सकते, और ना ही आप डेवलपमेंट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है डेवलपमेंट इन विलेज आबादी एरिया इज अलाउड, किसकी परमिशन से, लोकल पंचायत की परमिशन से आप ऐसा कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन किसके कंसिस्टेंट होना चाहिए, जो हमारी ड्राफ्ट स्कीम है उसके कंसिस्टेंट होना चाहिए। उसके बाद है पंचायत जो परमिशन वैलिड कब होती है, ठीक है, पंचायत की परमिशन वैलिड कब होती है, जब वो कंसिस्टेंट होती है ड्राफ्ट स्कीम से, ठीक है। सेक्शन 40 किससे रिलेटेड है, सेक्शन 40 रिलेटेड है लैंड रेस्ट्रिक्शन ऑन लैंड यूज, ठीक है, हमने पढ़ा ना अभी 40 में, यही तो था, रेस्ट्रिक्शन लगा देते हैं फिर आप लैंड को कैसे उसमें कुछ परिवर्तन नहीं करेंगे या कुछ डेवलपमेंट नहीं करेंगे जैसे ही स्कीम डिक्लेयर हो जाती है, ठीक है। 40 यही है ना, रेस्ट्रिक्शन ऑन यूज एंड डेवलपमेंट ऑन ऑफ लैंड आफ्टर डिक्लेरेशन स्कीम, ठीक है। उसके बाद ये है कि चैप्टर 6 के जो प्रोविजंस है वो अप्लाई करते हैं क्या स्कीम पर, बिल्कुल अप्लाई करते हैं। वो कौन सी स्कीम है, जब स्कीम अप्रूव हो गई है, ठीक है, जब चैप्टर 6 को आप अप्लाई करेंगे तो आपका स्कीम का अप्रूव होना जरूरी है, ठीक है। उसके बाद देखिए इसके बाद है हमारा सेक्शन जो चैप्टर 6 है उसका रेफरेंस किस में दिया गया है, तो उसका रेफरेंस हमें सेक्शन जो चैप्टर 6 अप्लाई हो रहा है अंडर विच सेक्शन रेफरेंस का दिया है 39 के 4 में, ठीक है, सेक्शन 39 के 4 में नहीं, ये आप इसको ठीक कर लीजिएगा, इसका आंसर है सी, ठीक है, 41 सेक्शन 41 में, ठीक है। चैप्टर 6 जो हम अप्लाई कर रहे हैं वो बात हमारी की गई है वो बात की गई है हमारे 40 के 1 में, ठीक है। देखिए 40 के 1 में अगर आपको दिख रहा है तो यहाँ पे थोड़ा सा एरर है, ठीक है, सी आएगा 40 के 1 में, ये रेफरेंस दिया गया है चैप्टर 6 का। उसके बाद सेक्शन 41 लैप्स ऑफ स्कीम, ठीक है, योजना का लोभ। If the authority fails to implement a project or scheme approved under section 39 subsection 4 within 5 years from the date of its publication under section 39 का clause 5, तो 39 का जो clause 5 है उसके साथ लिख लीजिए link with section 41, ठीक है, क्योंकि जो section 41 है सेक्शन 39 का क्लॉज 4 एंड सेक्शन 39 का क्लॉज 5, ठीक है। तो अगर अथॉरिटी इंप्लीमेंट नहीं कर रही है प्रोजेक्ट और स्कीम को
ठीक है, बस पब्लिश करके छोड़ दिया, 5 साल हो गए, तो ऐसा मान लिया जाएगा जो स्कीम जो है लैप्स कर जाएगी। ठीक है, उस 5 साल के बाद स्कीम जो है लैप्स कर जाएगी। तो अंडरलाइन कर लो 5 इयर्स। तो इसका मतलब जैसे ही आपने कोई स्कीम और प्रोजेक्ट को, क्या कोई भी जो स्कीम है उसको अप्रूव कर लिया है अंडर सेक्शन 4, ठीक है, अंडर सबसेक्शन 4 ऑफ सेक्शन 39, ठीक है, एंड अंडर सबसेक्शन 5 ऑफ सेक्शन 39, ठीक है, इट शैल ऑन द एक्सपायरेशन ऑफ सच पीरियड ऑफ सेफ पीरियड 5 इयर्स लैप्स। तो यहाँ पर वो क्या कर जाएगी, लैप्स कर जाएगी। ठीक है, इफ द अथॉरिटी फेल्स टू इम्प्लीमेंट, ठीक है, द प्रोजेक्ट एंड स्कीम, जो सेक्शन 39 के सबसेक्शन 4 और 5 में दी है, 5 साल के अंदर नहीं आपने इम्प्लीमेंट की तो लैप्स कर देगी। इधर हाउ मेनी इयर्स मस्ट द स्कीम बी इम्प्लीमेंटेड, 5 साल के अंदर अंदर आपको स्कीम को इम्प्लीमेंट करना है। तो जो ये लैप्स ऑफ स्कीम है, इसके सामने लिख लीजिए 5 इयर्स के अंदर अंदर आपको जो स्कीम है, ठीक है, और जो प्रोजेक्ट है उसको इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, कितने साल के अंदर, 5 साल के अंदर। देखो मैं खुद लिखती हूँ, मैं जब आपको पढ़ा रही होती हूँ तो इसके जो नोट्स होते हैं, वन वर्ड्स होते हैं, इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स, मैं खुद लिखती हूँ। तो आप सोचिए कितना इम्पोर्टेंट है ये सब मार्क करना। तो आप भी किया कीजिए, हमेशा बेयर एक्ट लेके बैठो। ऑल्दो मैं बेयर एक्ट से ही पढ़ा रही हूँ, ठीक है, बट फिर भी आप हमेशा बेयर एक्ट लेकर बैठो। उसके बाद व्हाट हैपेंस इफ द स्कीम इज नॉट इम्प्लीमेंटेड, अगर 5 साल के अंदर आप स्कीम को इम्प्लीमेंट नहीं करते तो क्या होगा, आपकी स्कीम लैप्स कर जाएगी। ठीक है, स्कीम क्या हो जाएगी, लैप्स कर जाएगी। उसके बाद देखिए सेक्शन 41, सेक्शन 41 किससे डील करता है, तो लैप्स ऑफ स्कीम से डील करता है, लैप्स ऑफ स्कीम से डील करता है। उसके बाद विच सेक्शन अप्रूवल इज रेफर्ड फॉर लैप्स, तो अप्रूवल की जो बात हमने की थी वो तो सबसेक्शन 4 सेक्शन 39 का, ठीक है, सबसेक्शन 4 सेक्शन 39 का आप जाके देखिए, उसमें हमने अप्रूवल की ही तो बात की हुई है ना। तो यहाँ पर जो हम लैप्स कर रहे हैं वो जो अप्रूवल है स्कीम का, वो सेक्शन 39 के सबसेक्शन 4 में मिला था, और हम लैप्स कर रहे हैं इसको सेक्शन 41 में। तो बीच का जो सेक्शन था 40, वो कहाँ गया, तो 40 इसकी बात कर रहा था कि आप अब रेस्ट्रिक्शन लगा देते हैं कि जब स्कीम आ गई है तो कोई डेवलपमेंट नहीं होगी। लैप्स ऑकर आफ्टर एक्सपायरी ऑफ विच पीरियड 5 इयर्स। ठीक है, उसके बाद है हमारा सेक्शन 42, ठीक है, सेक्शन 42 और फिर लास्ट है हमारा 43। उसके बाद ये चैप्टर 7 हमारा कंप्लीट हो जाएगा। सेक्शन 42 क्या कहता है, मॉडिफिकेशन और विड्रॉल ऑफ प्रोजेक्ट और स्कीम। जैसे हमने जब मास्टर डेवलपमेंट प्लान पढ़ा था तो उसमें भी हमने ये पढ़ा था कि जब वो उसका ऑपरेशन में आ जाता है, ठीक है, लागू हो जाता है, तो उसके बाद का चेंजेस हो सकता है, सेम बात यही की है। अथॉरिटी आफ्टर मेकिंग सच इंक्वायरी, अथॉरिटी जो है इंक्वायरी करने के बाद अगर उसको ऐसा लगता है कि ये जरूरी है, नेसेसरी है, ठीक है, तो वो नोटिफिकेशन में क्या कर, वो पब्लिश कर देगी ऑफिशियल गैजेट में, ठीक है, ये नोटिफिकेशन, और डिक्लेयर करेगी जो प्रोजेक्ट और स्कीम थी अप्रूव की गई थी सेक्शन 39(4) के अंदर इज विड्रॉन, उसको वापस लिया जाता है। और आफ्टर सच डिक्लेरेशन नो फर्दर प्रोसीडिंग शैल बी टेकन रिगार्डिंग दैट प्रोजेक्ट और स्कीम, और उसके बाद फिर कोई भी कार्यवाही नहीं की जाएगी। ठीक है, तो जो आप इसको अप्रूव कर रहे हैं उसके साथ ही नीचे वर्ड में लिख दो कि विथड्रॉल इसका कहाँ हो रहा है, विथड्रॉल इसका हो रहा है सेक्शन 43 के अंदर। ठीक है, विथड्रॉल कहाँ हो रहा है इसका, सेक्शन 42 के अंदर। ओके, सेक्शन 42 के अंदर हम इसका विड्रॉल कर रहे हैं। उसके बाद आफ्टर, देखिए आपने इसके साथ सबसेक्शन 1 भी लिखना, विड्रॉल हो रहा है सेक्शन 42 का सबसेक्शन 1। पता नहीं क्वेश्चन में क्या पूछ ले, सबसेक्शन ही डाल के दे दे, तो हम उसी तरीके से अपनी प्रिपरेशन कर लेते हैं। फिर है सबसेक्शन 2, अथॉरिटी after approval of a project or scheme under section 39 clause 4, if authority considers it necessary to make modification which do not materially alter the character of the project or scheme, it may
मेक सच मॉडिफिकेशन। देखिए दो चीज है, आप मॉडिफिकेशन तो कर सकते हैं, लेकिन आप मॉडिफिकेशन जो कर रहे हैं तो ये नहीं होना चाहिए कि आपने पूरा उसका करेक्टर जो है उसको मटेरियल ही ऑल्टर कर दिया, चेंज कर दिया। जैसे कि हम पढ़ते कॉन्स्टिट्यूशन में कि बेसिक स्ट्रक्चर जो था उसका वो आप नहीं ऑल्टर कर सकते। सेम ऐसी जो प्रोजेक्ट और स्कीम आप अप्रूव करा कर लेकर आए, अगर उसमें मॉडिफिकेशन हो रही है तो वो स्कीम और जो प्रोजेक्ट है उसका जो करेक्टर है उसको आप मटेरियली, ठीक है, मटेरियली उसको ऑल्टर नहीं कर सकते। उसके बाद एमसीक्यू है, हु हैज द पावर टू विड्रॉ। विड्रॉ कौन कर रहा है प्रोजेक्ट और स्कीम को? अथॉरिटी, ठीक है। और ला भी कौन रहा था? अथॉरिटी। विड्रॉल कौन कर रहा है स्कीम को? किस मेथड से हो रही है विड्रॉल? देखिए अगर आप उसको पब्लिश करके डिक्लेयर आप करवा रहे हैं जब ऑफिशियल गैजेट में, तो जब आप विड्रॉल करेंगे तो भी तो आपको फिर ऑफिशियल गैजेट में इसको नोटिफाई कराना पड़ेगा। अच्छा, विड्रॉल होने के बाद व्हाट हैपन्स आफ्टर विड्रॉल डिक्लेरेशन, जब आपने निरसन की घोषणा कर दी है, ठीक है, उसके बाद क्या होता है? उसके बाद की जो कार्यवाही होती है वो बंद हो जाती है। व्हेन कैन मॉडिफिकेशन बी मेड, कभी संशोधन किया जा सकता है? आफ्टर अप्रूवल, जो आपका जो स्कीम और जो प्रोजेक्ट का ड्राफ्ट था जब वो अप्रूव हो गया था सेक्शन 39 के सबसेक्शन 4 में, उसके बाद जब आप मॉडिफिकेशन करा सकते हैं। और किस सेक्शन में करा सकते हैं? सेक्शन 42 के सबसेक्शन 2 में करा सकते हैं। मैं आपको एक बहुत अच्छा एक सजेशन देती हूँ कि जब आप रिलैक्स मूड में होते हैं और आपको लगता है कि मुझे पढ़ना है और कुछ ऐसा जल्दी से चीजें गेन हो जाएगी, तो सिंपल अपने कान में ईयरफोन्स लगाओ या फिर किसी से खाली जगह पर बैठो और अपने जो इस वीडियो को ऑन करो, तसल्ली से सिर्फ सुनो, मैं जो बोल रही हूँ उसको सुनो। ये मैं बात कर रही हूँ सेकंड टाइम की। फर्स्ट टाइम अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो अभी तो आप पेरेंट लेके पढ़ो इसको, और फिर दोबारा इसको रिपीटेड टाइम देखो। पूरे जो मेरे लेक्चर्स हैं उनको आराम से रिपीटेड टाइम देखो। आप मतलब ट्रस्ट करना इस बात का, आपको पूरा जेडी आपके माइंड में इम्प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि इतना सिंप्लीफाइड तरीके से मैं इसको करा रही हूँ। मुझे खुद ऐसा कॉन्फिडेंट फील हो रहा है कि इस तरीके से पढ़ेंगे तो एक भी गलती होने का चांस नहीं है। उसके बाद मॉडिफिकेशन किस कंडीशन में अलाउड है? जब वो ऑल्टर जो आपका करेक्टर है उसको मटेरियली ऑल्टर नहीं कर रहा है, उसका जो मूल स्वरूप है उस स्कीम का और प्रोजेक्ट का जो जिसको अप्रूवल मिला था वो उसको प्रभावित नहीं कर रहा है। सेक्शन 42 किससे रिलेटेड है? मॉडिफिकेशन एंड विड्रॉल ऑफ व्हाट? प्रोजेक्ट एंड स्कीम। क्योंकि अगर क्वेश्चन आता है मॉडिफिकेशन एंड विड्रॉल ऑफ किसका? ऑफ परमिशन जो आपको दी गई है डेवलपमेंट। ऐसा भी तो होता है ना कि कोई पर्सन, यहाँ पे तो जेडीए प्रोजेक्ट एंड स्कीम ला रही है, कोई प्लान है उसको इम्प्लीमेंट कराने के लिए, लेकिन अगर किसी पर्सन को कोई डेवलपमेंट करानी है और उसने उसकी परमिशन ली थी और फिर उसको उसका मॉडिफिकेशन और रेवोकेशन कराना है, उसकी भी पावर है। तो ये बात की गई है सेक्शन 30 में, ठीक है, ये बात की गई है सेक्शन 30 में। उसके बाद है हमारा, देखिए जहां जहां से भी ना लिंक होता है तो मैं उसको एक साथ कंप्लीट कर देती हूँ। विड्रॉल किस सेक्शन की अप्रूव स्कीम पर होता है? सेक्शन 39 का सबसेक्शन 4 में। अब है हमारा सेविंग टू एनी प्रोजेक्ट और स्कीम्स, ठीक है, जो परियोजना या योजना उसके संबंध में संरक्षण की notwithstanding anything contained in this act or in any sanction plan, the authority may make and carry out any project or schemes not covered by such plan if considers it necessary or expedient in public interest. In such cases the plan shall be deemed to be modified to that extent, ठीक है। तो ये सेविंग क्लॉज है। इसका क्वेश्चन बनता है कि नॉट विद स्टैंडिंग जो ये जो सेक्शन 43 है किससे स्टार्ट होता है? नॉट विद स्टैंडिंग क्लॉज। क्योंकि जेएलओ में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था कि ये जो सेक्शन है कैसे स्टार्ट होता है, तो फिर मैंने सारे क्वेश्चन उसी तरीके से फ्रेम कर दिए। और अगर आप मेरी लास्ट वीडियो देखेंगे तो 2 सेक्शंस और थे जो नॉट विद स्टैंडिंग क्लॉज से स्टार्ट हो रहे थे। तो वो कौन से सेक्शन थे हमारे? आपको याद है कि कौन से ऐसे 2 सेक्शंस थे जो हमारे नॉट विद स्टैंडिंग से स्टार्ट हो रहे थे? ठीक है, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। और जिन भी स्टूडेंट को पता है वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, ठीक है, ताकि जो और स्टूडेंट्स हैं उनको पता चल जाए। खैर मैं बता देती हूँ, सेक्शन 17 वो भी हमारा नॉन ऑब्स्टेंटिव क्लॉज है। फिर उसके बाद हमारा सेक्शन 18 था जो कि हमारा नॉन ऑब्स्टेंटिव क्लॉज है। उसके बाद एक और सेक्शन था जो कि नॉन ऑब्स्टेंटिव क्लॉज था। और उसके बाद अब ये हमारा सेक्शन 43 जो कि नॉन ऑब्स्टेंटिव क्लॉज है। नॉन ऑब्स्टेंटिव क्लॉज का मतलब क्या होता है कि जो सेक्शन स्टार्ट होता है नॉट
with standing anything contained in this act, मतलब कि जो भी चीज लिखी हो उससे हमें कोई मतलब नहीं है। देखिए सेक्शन 33A और सेक्शन 34 ये भी नॉन ऑब्स्टेंटिव क्लॉज है, क्योंकि ये भी इसी से स्टार्ट होता है, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड। ठीक है, तो ये कुछ मतलब मैं आपको याद करा रही हूँ, इनको याद रखना, भूलना मत। कौन कौन से सेक्शन थे? सेक्शन 17, ठीक है, सेक्शन 18, सेक्शन 33A, सेक्शन 34 और अभी हमने पढ़ा सेक्शन 43। और एक और सेक्शन है, वो है सेक्शन 28, वो भी नॉट विद स्टैंडिंग का ही वहां से ही स्टार्ट होता है। ठीक है, तो आज हमने कंप्लीट कर लिया है। अच्छा, 2-3 क्वेश्चन है। अथॉरिटी कैन अंडरटेक प्रोजेक्ट्स नॉट कवर्ड बाय प्लान इन विच कंडीशन। जो अथॉरिटी है, जो प्राधिकरण है, वो योजना में शामिल ना होने पर भी परियोजना कब कर सकता है? अथॉरिटी कैन अंडरटेक प्रोजेक्ट नॉट कवर्ड बाय प्लान इन व्हाट कंडीशन, जब पब्लिक इंटरेस्ट की बात है। तो हमने जो सेविंग क्लॉज पढ़ा वो यही था कि अगर कोई जो प्रोजेक्ट्स हैं उसको कवर नहीं किया गया किसी भी प्लान के अंतर्गत, ठीक है, क्योंकि प्लान हम कौन सा बना रहे थे, जयपुर की डेवलपमेंट करने के लिए हम इंटीग्रेटेड प्लान बना रहे थे। तो हमने मास्टर डेवलपमेंट प्लान बनाया था, जोनल डेवलपमेंट प्लान बनाया था, उसके अंदर क्या विषय रहेंगे हमने वो लिखे थे। फिर हमने बताया था कि इन क्या कहते हैं प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए हमें अगर प्रोजेक्ट एंड स्कीम को लागू करना पड़ेगा तो इन विषयों पर प्रोजेक्ट एंड स्कीम लाके जो प्लान है उसको इम्प्लीमेंट कराएंगे। तो बोल रहे हैं कि अगर वो प्रोजेक्ट भी अगर नहीं कवर्ड थे उन प्लान में, तो क्या फिर भी अथॉरिटी अंडरटेक कर सकती है ये योजना में शामिल ना होने के बाद भी परियोजना ये कब कर सकती है काम? तब कि जब ये जो in public interest हो, इसका C ऑप्शन, when necessary in public interest. What happens to the existing plan in such cases? तो उसको हम deemed modified मानेंगे। ठीक है, तो जो एग्जिस्टिंग प्लान है उसमें अगर हमने ऐसा कुछ काम कर लिया जो ऐड नहीं तो ऐसा मानेंगे कि डीम्ड मॉडिफाई हो गया है ना, संशोधन मानेंगे। सेक्शन 43 ओवरराइड कर रहा है किस प्रोविजन को? तो सेक्शन 43 ओवरराइड कर रहा है एक्ट को, और जो सैंक्शन प्लान है, जिन प्लान को तुम लेकर आए थे, ये उनको ओवरराइड कर रहा है, क्योंकि ये जिस प्लान पे काम कर रहा है उसके बारे में तो पहले से कुछ डिसाइड भी नहीं हुआ है, फिर भी अथॉरिटी उस विषय पे काम कर रही है। सेक्शन 43 बेसिकली क्या प्रोवाइड कर रहा है? तो सेक्शन 43 बेसिकली प्राधिकरण को क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी दे रहा है। जो प्रोजेक्ट आउटसाइड प्लान कैन बी एग्जीक्यूटेड, कौन एग्जीक्यूट कर सकता है? प्राधिकरण। सारी ले दे के पावर प्राधिकरण अथॉरिटी के पास भी है। ओके गाइस, सो I hope you are liking my teaching pattern. You are liking the way I am framing question and giving answer along with the questions. And I have prepared the notes in English and Hindi language too. So that's all for today. If you are liking my videos, do subscribe my channel, do like my videos and do comment. Okay, bye bye, take care.